और अब खबरें एक एक मिनट में। यानी कल किसान मोर्चा के पूरे देश में चक्का जाम के ऐलान के बीच एक राहत की खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, सिर्फ जिलाधिकारी को किसान ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, यूपी और उत्तराखंड में दो स्टेट्स में तो क्योंकि वहाँ इसके गन्ने की कटाई का जोर है, वहाँ तो ज्ञापन देंगे लोग, बाकी सारे देश में चक्का जाम होगा। वहाँ के होल्ड पर रख दिए, किसी भी टाइम जरूरत पड़ सके पूरी ताकत जाम में नहीं लगाएंगे। उनको पूरा रख दिया कि होल्ड पे कभी भी यहाँ पे मूवमेंट में आना पड़ सकता है। बैकअप पूरा तैयार है। बैकअप पूरा तैयार है, उनकी एनर्जी जाम में नहीं लगानी हमको। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई कीलें और कटीले तार दिल्ली पुलिस ने खुद ही हटवा दिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा और ये सारी चीजें कर ली जाएगी। लेकिन हाँ, साथ ही बैकअप भी रखा जाएगा कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो किसान मौके पर मौजूद हों, सड़कों पर मौजूद हों। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं वो हंगामा करने की जगह इसकी कमियां बताएं। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। Please don't interfere. Let him speak. Please don't. We are very short on time. सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। 9 जिले में फूड प्रोसेसिंग सिस्टम से किसानों को जोड़ने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए 90 करोड़ ओडीओपी के तहत और 15 करोड़ स्फूर्ति के तहत और 35 करोड़ और पाइपलाइन में है। तो सब मिला के मैं कहूँगा तो 14 जनपदों में हम लोगों ने उनकी स्कीम लागू कर दी है। उनको वहाँ पर जो मशीनें भी होती हैं फूड प्रोसेसिंग की या अन्य जो उनकी हैं, उसको हम लोगों ने उनको देना भी शुरू कर दिया है। पंजाब सरकार ने पंजाब की रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि पंजाब सरकार योगी सरकार को फिलहाल मुख्तार अंसारी को हिरासत में नहीं देगी। पंजाब सरकार ने इसके पीछे मुख्तार अंसारी की सेहत का हवाला दिया है। जेल अधीक्षक के जरिए दायर हलफनामा के मुताबिक अंसारी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, पीठ दर्द और स्किन एलर्जी से पीड़ित हैं। पंजाब सरकार कह रही है कि अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। अगर वो वाकई में बीमार है तो उनका इलाज उत्तर प्रदेश में भी तो हो सकता है। सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने जब पंजाब सरकार पर माफिया मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया तो विपक्ष को ये रास नहीं आया। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कह चुकी है कि हम अपराधियों के साथ नहीं, और सवाल उठता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के मुकदमे वापस ले रही हो, वो आज किस मुंह से बात करती है पंजाब सरकार की। वही मौका देखा तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अफसोस की बात है कि अपराधियों पे कार्रवाई तो नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, लेकिन उस पे मार्केटिंग इवेंट जरूर करना चाह रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। इससे पहले बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय भी प्रियंका गांधी को इमोशनल चिट्ठी लिख चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब की कैप्टन सरकार उनके पति के हत्यारे को गेस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। विधान परिषद में आज नवनिर्वाचित एमएलसी के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी के AK शर्मा, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह समेत 9 एमएलसी ने शपथ ली। व्यक्तिगत कारणों से एसपी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। विधान परिषद के सभापति और एसपी एमएलसी अहमद हसन पहले ही शपथ ले चुके हैं। देखिए, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं कि व्यक्ति जब निर्वाचित होता है तो ईश्वर के समक्ष उसे विधि और विधान का पालन करने की शपथ लेनी होती है। आज माननीय सभापति जी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण कराया है। हम सभी लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे उन्होंने शपथ लिया है।
खबर है कि रिटायर्ड आईएएस और बीजेपी एमएलसी ए.के. शर्मा को जल्द ही योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का 15 साल का अनुभव है। यूपी के माननीय अब और हाईटेक होंगे। अब सभी विधायक आईपैड का इस्तेमाल करेंगे और अपने काम का लेखा जोखा भी उसी आईपैड में रखेंगे। सरकार ने तय किया है कि सभी विधायकों को एक आईपैड खरीदने के लिए 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यानी टैब सरकार नहीं खरीदेगी बल्कि विधायक खुद टैब खरीदेंगे और उसमें सरकार इन्हें 50,000 की सब्सिडी देगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये विधायकों को भी जब लैपटॉप मिल जाएगा तो उनको भी सहूलियत मिलेगी, उनको भी जो बजट है या अन्य चीज़ें जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ सीधा का सीधा उनको आईपैड के ऊपर उनको मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से। यूपी विधानसभा को हाईटेक और डिजिटल करने की ये एक पहल है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलीकरण किया जाए। इससे पहले सरकार ऐलान कर चुकी है कि पहली बार ई बजट पेश किया जाएगा। अब कैबिनेट की बैठक भी पूरी तरह से डिजिटल हुआ करेंगी। सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर सस्पेंस खत्म कर दिया है। पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने भरोसा जताया कि यूपी सरकार तय समय पर चुनाव करवा लेगी। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो समय दिया है उसके अंदर ही चुनाव करा लिए जाएंगे। निश्चित रूप से जो हाईकोर्ट ने कहा है हम समय सीमा के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराएंगे। ये मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो भी अपेक्षा है हाईकोर्ट की। दरअसल कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि 17 मार्च तक पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षण का काम पूरा कर लिया जाए और 15 मई तक तीनों स्तरों पर चुनाव करवा लिए जाएं। कोर्ट ने कहा था कि 30 अप्रैल तक प्रधानी और पंचायत चुनाव के साथ जिला पंचायत के चुनाव हो जाने चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने चुनाव में हो रही देरी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभी तक 4 साल केवल माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को अपनी उपलब्धि बता रहे थे। अब 4 साल बीतने के बाद भी जश्न मनाना चाहते थे, इसीलिए पंचायत चुनाव नहीं करा रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में एक पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। अभी तक समस्याओं को लेकर लखनऊ तक दौड़ने वाले फरियादियों की भागदौड़ को खत्म करने के लिए कंप्लेंट पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप के जरिए फरियादी घर बैठकर भी अपनी बात और समस्याएं पहुंचा सकेंगे। जनता दर्शन मोबाइल ऐप आज इसकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम है और जल्द ही इसके माध्यम से हम जनता दर्शन का कार्यक्रम शुरू करने का मैं प्रयास करूंगा कि सोमवार को जो जनता दर्शन का दिन होता है उस दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के साथ साथ मोबाइल ऐप के माध्यम से जनता दर्शन जो नहीं आ सकते और उनकी समस्या है वो बताना चाहते हैं और हम उनकी समस्या सुनकर के सरकार के माध्यम से समाधान कर सकते हैं, उसका समाधान करें। जी। लोक निर्माण मुख्यालय में इस पोर्टल और ऐप के शुभारंभ का आम लोगों ने भी खुशी से स्वागत किया। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के पहले दिन पूरे प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। लखनऊ में सीआरपीएफ कैंप, कलेक्ट्रेट और पुलिस लाइन में बूथ बनाए गए हैं जहां वैक्सीनेशन हुआ। यहां आज नगर निगम कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों, राजस्व कर्मियों और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई गई। अमेठी, वाराणसी, मेरठ समेत सभी जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया गया। अमेठी में डीएम ने टीका लगवाया, वाराणसी में पुलिस वालों को वैक्सीन लगवाई गई तो वहीं मेरठ में एसपी सिटी और डीएम ने टीका लगवाया। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर और डीएम अभिषेक प्रकाश ने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई। राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश आप साथ देख सकते हैं कलेक्ट्रेट में टीकाकरण के लिए जा रहे हैं क्योंकि इस दौरान जो पूरा करीब 10 महीने का वक्त रहा है कोविड काल का, उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स का बहुत ज़्यादा अहम योगदान रहा है। तो ऐसे में जो सबसे अहम चीज़ थी वो इस बात का इंतजार था कि स्वास्थ्य कर्मियों के बाद आखिर टीका फ्रंटलाइन वर्कर्स को कब लगेगा। दोनों ने लोगों से अपना नंबर आने पर वैक्सीन की अपील करते हुए कहा कि लोग पैनिक न क्रिएट करें। ग्रेटर नोएडा के पौष इलाके में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया। हत्यारों ने घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। 70 साल के कारोबारी नगेंद्र नाथ और उनकी 65 साल की पत्नी सुमन की हत्या से आसपास के लोगों में दहशत है। सुमन भारतीय योग संस्था की योगा ट्रेनर थी और लंबे समय से लोगों को योग सिखा रही थी। पुलिस के मुताबिक पति का शव पत्नी से दूर बेसमेंट में मिला है। मौके से शराब की बोतलें और खाने का सामान भी मिला है। देखने से यह लग रहा है इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना काटित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के चचेरे भाई होने से मामला हाई प्रोफाइल हो गया। इस दोहरे हत्याकांड की खबर मिलते ही पुलिस कमिश्नर समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के साथ साथ कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाने के मकसद से एक युवा मोटरसाइकिल से पूरे देश की यात्रा पर निकला है। असम के रहने वाले और मुंबई में पढ़ाई लिखाई करने वाले अभिजीत सिंह राजस्थान के बाड़मेर में पाकिस्तान बॉर्डर से अपनी यात्रा शुरू कर म्यांमार बॉर्डर तक जाना चाहते हैं। अभिजीत करीब 4000 किलोमीटर की बाइक यात्रा पर निकले हैं। यहाँ पे अवेयरनेस में स्पेस कर रहा हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें अपना नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है उसके साथ अपना कल्चरल जो लेन देन होना चाहिए उसको प्रमोट करना है। अभिजीत कोरोना से लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, साथ ही लोगों से अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाने की अपील भी कर रहे हैं। हाँ, कोरोना अवेयरनेस का मकसद है, जैसे वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन आ रहा है अभी, तो जो सबको उसको सीरियसली लेना चाहिए। अपना बारी जब आए वो टीका दिलवा देना चाहिए। और मास्क अभी मैं बांट रहा हूँ गाँव वालों को जिसको ज़रूरत पड़ता है। कुछ ही पलों में लौटते हैं इस वक्त की और भी खबरों के साथ।